नेक्स्ट टॉपिक पर, जो इस चैप्टर को अब एक्सेलरेट करेगा। अब आ जाइए कूलाम का नियम, है ना। यानी इसको मैं एक तरह से और लिख दूं, बिंदु आवेशों के मध्य बल। आवेशों के मध्य बल है तो आप विद्युत बल भी कह सकते हैं, क्योंकि आवेशों के मध्य बल है तो विद्युत बल कह दीजिए। कूलाम ने बताया तो इसे कूलाम बल कह दीजिए। तो ये तो साहब वो छोटी छोटी खूब सारी बात। अब आपको यहां पर थोड़ा सा फोकस होगा, है ना। आप 11th में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम और बल, इसको ध्यान में रखते हुए चलना। सेम है, दोनों में अंतर नहीं है। मैं आपको दोनों की समानता बताऊंगा, क्योंकि 12वीं में आप पहला नियम पढ़ने लग रहे हो तो मैं आपको नियम की बारीकी समझाता हूँ। पहले पढ़ रहे हो इसलिए बारीकी समझाता हूँ, बाद में नहीं समझ। मेरे ये समझाने के पीछे केवल ये है कि आप किसी नियम को पढ़ें तो उस नियम को किस तरह से पढ़ना चाहिए, वो समझाने का एक उद्देश्य है ना। तो सब कूलाम के अनुसार, मैं फिर इसमें लफ्ज समझाऊंगा, पहले पूरा कूलाम के अनुसार, है ना, विराम अवस्था में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं बल का मान, बल लिख देता हूं, बलों का तो ज्यादा हो जाएगा तो सब यहां भी एवं डाल दें अपन, और है ना। तो एवं बल का मान माध्यम पर, है ना, व दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है ना। 2 पेज चला लूंगा मैं पैरेलल, थोड़ा सा पहला नियम पढ़ रहे हो इसलिए जानबूझकर आपको डेप्थ दिखाई जा रही है ना। कूलाम का नियम जो अपन ने लिखा, अब इसमें मैं आपको देखता हूं इसको बारीकी से कैसे पढ़ते हैं। इसको बारीकी से पढ़ते हैं तो स्वाभाविक हमारा न्यूमेरिकल करना आसान हो जाएगा, हम न्यूमेरिकल को आसानी से समझ लेंगे, है ना। कूलाम क्या क्या कंडीशन बोलते हैं। कूलाम कहते हैं कि मैं बल कैलकुलेट करूंगा यानी गणना करूंगा तो मेरे हिसाब से वो दोनों आवेश क्या होने चाहिए, विराम अवस्था में होने चाहिए, है ना। तो कूलाम का नियम स्थिर अवस्था में यानी स्थिर विद्युत में तो स्थिर अवस्था में आवेश के लिए लागू है, ये कंडीशन है ना।
कूलाम कहते हैं मैं बल दो आवेशों के बीच ही बता सकता हूं। तीन अगर होंगे तो तीन को एक साथ मैं नहीं ले सकता। हम लेंगे वो हम अध्यारोपों का सिद्धांत वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन कूलाम खुद कहते हैं कि मैं अपने जो फॉर्मूले में या अपने कथन में दो से ज्यादा को अलाउ नहीं करता। ये कंडीशन नंबर 2 कूलाम ने साफ कह दिया कि मेरा बल किसके लिए लागू है? मेरा बल बिंदु आवेशों के लिए लागू है। इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव के लिए लागू नहीं, इसका मतलब गोलों के लिए लागू नहीं है, आवेशित गोल। इसका मतलब परत के कारण बल के लिए लागू नहीं है। इसका मतलब आवेशित तार के कारण बल के लिए लागू नहीं है। इसका मतलब पट्टी का जो आवेशित है उसके कारण बल के लिए लागू नहीं। तो इसका मतलब ये नियम कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाता, ये बस बिंदु आवेशों के मध्य ही लागू है ना। औरों के मध्य बल पूछोगे तो नहीं। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि आवेश हैं तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों में लाइक चार्ज, तो प्रतिकर्षण अनलाइक तो आकर्षण। बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल। यहां पर आपको विशेष बात समझनी है कि कूलाम कहते हैं मेरे को बल में या बल की गणना में आवेश का चिन्ह नहीं लेना है। मुझे Q1 नेगेटिव है या Q2 पॉजिटिव, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे तो आवेश को चिन्ह लगा के मत लिखो। Q1 नेगेटिव है तो भी Q1 लिखो, Q1 पॉजिटिव है तो भी Q1 ही लिखो। तो सब ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखना कि कूलाम के अनुसार आवेश का बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर है, के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब आप समझ ही होंगे कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है ना। तथा बल माध्यम पर निर्भर करता है। अभी इसका औचित्य आपको अलग से समझाएंगे। ये बल माध्यम पर निर्भर करता है और ये सदिश राशि है जिसकी दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। तो फौरी तौर पर या हल्के में मैंने आपको रुक कर पढ़ाया। अब आप भी इससे रुक कर पढ़ें। आपको इतना कहीं लिखना नहीं होता। हर चीज लिखने से, हर चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाना है। आपको आईआईटी नीट करना है, उसमें इतनी डेप्थ अगर आपका नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो वहां डेप्थ आपको चाहिए। ठीक है 11-12 पास करना है तो उसमें इतनी का आप वहां तो डायरेक्ट टिके दो। आवेशों के मध्य बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। खत्म, इतना सही बोलना है ना। तो वहां ज्यादा नहीं। ये तो ये है कि हमको न्यूमेरिकल भी करना चाहते हैं, नियम की डेप्थ भी जानना चाहते हैं, तो उसे रुक कर टुकड़े कर करके देखना पड़ता है कि वह कितनी बातें कह रहा है। अब मैं पेज चेंज करता रहूं, वापिस से लाता रहूंगा और आपको गुरुत्वाकर्षण बल से कंपैरिजन भी करवाता रहूंगा, है ना साहब। अब सब कूलाम के अनुसार तो ये मैंने एक आवेश रख दिया Q1 और ये दूसरा आवेश रख दिया Q2। ये बीच की दूरी R, ये AB है ना। क्लियर। गुरुत्वाकर्षण से मैं थोड़ा सा कुछ जोड़ना चाहता हूं आपको। आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो मत देखिएगा, है ना। इधर मैं गुरुत्वाकर्षण से जोड़ूंगा। तो कूलाम के अनुसार आवेशों के मध्य बल उनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दोनों सेम ही बात है। ये विद्युत बल है तो आवेशों का गुणनफल लेना पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल है तो द्रव्यमानों का लेना पड़ेगा। वह मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां भी यही कहा गया 11 में कि बल पिंडों के मध्य दूरी के या पिंडों के केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब एक ही बात है। फिर हम यहाँ कहेंगे
F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ हम कहते थे F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं। ये बल भी संरक्षी बल है, ये बल भी संरक्षी बल है, ये बल भी पथ पर निर्भर नहीं करता है, ये भी पथ पर निर्भर नहीं करता है, ये भी अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है, ये भी अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण होने के कारण इसमें द्रव्यमानों का गुणनफल लेना है, विद्युत बल होने के कारण उसमें आवेशों का गुणनफल लेना है। ये भी व्युत्क्रमवर्ग के नियम का पालन करता है, यानी उसमें बटे आर स्क्वायर, इसमें बटे आर स्क्वायर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, फिर मैं आपको अलग जगह कंसंट्रेट करूंगा। यहां जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, जिसका मान ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड या सभी पिंडों के लिए सदैव नियत रहता है, इसीलिए इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्लियर? तो सब ये जो कांस्टेंट है ये माध्यम पे निर्भर नहीं करता। अब अगर आप समझो, यहाँ के समानुपातिक स्थिरांक है जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। के का मान उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें यह दो बिंदु आवेश रखे गए हैं। ठीक है साहब? तो यहां पर माध्यम अलग अलग है तो के का मान अलग अलग होगा, और के का मान अलग अलग होगा तो विद्युत बल का मान अलग अलग होगा। मतलब विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। इधर साहब तो सब दोनों एक ही चीज है, लेकिन वहां जी था, यहाँ के था, है ना? अब सब अपन इस के पर फोकस होते हैं, तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं और फिर मैं आपको फोकस करता हूं ना। नेक्स्ट पेज लेकर अब अपन के पर के की चर्चा करें। मैं आपको सारी चर्चा सुना रहा हूं, आपको किसी को नहीं सुनानी है, आपको समझनी है ना। तो सब F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना? इक्वेशन बने। वापस वहीं से बात करते हैं, पेज कहीं मिसिंग हो गया, अब उसको ढूंढने के टाइम लगेगा अपन, है ना? तो के समानुपातिक स्थिरांक है जिसे कूलाम स्थिरांक कहते हैं। के का मान माध्यम पे निर्भर करता है ना। अब ध्यान से, वायु ऑब्लिक निर्वात के लिए, है ना? आप फिलहाल निर्वात पे फोकस हो। अगर माध्यम नहीं है, माध्यम नहीं है का मतलब निर्वात है, वायु को एक बार के लिए आप फोकस मत हो, है ना? अगर माध्यम नहीं है मतलब हम केवल किसी पे फोकस है, निर्वात के लिए। निर्वात के लिए के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन 0 बोलता हूं, मेरी आदत है ना। के का मात्रक यहां से निकाल FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। FR स्क्वायर का मतलब न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 तो कूलाम इंटू कूलाम, है ना? अब के में माध्यम कहाँ है साहब? तो देखो 1 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है फिर? ये सब एप्सिलॉन नॉट माध्यम ही है। बल कौन सा, किसका इंडिकेशन? निर्वात। एप्सिलॉन नॉट इस ये कहलाता है निर्वात की विद्युतशीलता। तो प्रेम से थोड़ा सा, आपको किसी को नहीं समझाना है, लेकिन आज आपको समझना जरूरी है ना। तो एप्सिलॉन नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना? यानी निर्वात की विद्युतशीलता। सरल शब्दों में मैं ऐसा कह दूं, निर्वात में उपस्थित विद्युत की मात्रा किससे दर्शाते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट का मान प्रयोग द्वारा
ज्ञात किया गया 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये याद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इतनी बार काम आता है इस चैप्टर में, है ना। एप्सिलॉन नॉट और के एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, इससे मात्रा क्या हुआ, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये सब निर्वात में उपस्थित विद्युत की मात्रा है, क्लियर है ना। निर्वात में जो विद्युत होता है उस मात्रा को अपन ने कैसे, एप्सिलॉन जीरो से दर्शाना। तो एप्सिलॉन नॉट फिक्स किसके लिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी निर्वात की विद्युतशीलता के लिए फिक्स है। अपन सरल शब्दों में समझिए, निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब क्या हुआ, निर्वात में उपस्थित विद्युत की मात्रा, बिल्कुल सरल में हुआ। अगर एप्सिलॉन नोट का मान मैं इक्वेशन 2 में रखता हूं तो 2 से के बराबर आ जाएगा 1/4 पाई का मान 3.14 और ये 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसको जब अपन कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 9 इंटू 10⁹। मात्रक थोड़ा याद रखने के लिए चलाता जा रहा हूं। ये सब के की वैल्यू आएगी किसके लिए, वैक्यूम के लिए, यानी निर्वात के लिए, यानी पैर में उलझ रहा है बार बार, है ना, निर्वात के लिए। ये एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट। अगर मान लीजिए अपन सीजीएस का इस्तेमाल करें तो सीजीएस में के बराबर आता है 1। पर अपन क्यों करें, अपन तो ऐसा ही पद्धति में चलते हैं फिजिक्स वाले, तो अपन तो इसमें चलेंगे, है ना। अब मैं इक्वेशन 1 पे आ जाऊं, समीकरण x है ना, x है। आपको इतना याद नहीं करना, मैं एंड में आपको बता दूंगा वो शो, पर ये समझो सारी बातें। तो अगर निर्वात में बल लें F निर्वात, तो के की जगह क्या लिखना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को आपने कैलकुलेट कर लिया तो 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है साहब, ये इक्वेशन। तो सब निर्वात में दो आवेशों के मध्य बल आप इस समीकरण से निकाल दें। तो जिस भी किसी क्वेश्चन में अगर वो माध्यम की चर्चा नहीं करता, माध्यम की बात नहीं करता, तो हम न्यूमेरिकल इसी से करेंगे, अपन जानकर के माध्यम थोड़ी ठूसेंगे, ठीक है। तो ये तो निर्वात की बात हुई। अब बात करते हैं, क्या वास्तव में कूलम बल माध्यम पे निर्भर करता है ना। अब देखो ध्यान से समझना साहब, निर्वात नहीं है, यदि माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन हो, एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट फॉर निर्वात। अब तो अपन आवेश Q1 Q2 को उठा के कहां लिया है, किसी माध्यम पे लिया है, जैसे अभ्रक पे रख दिया, जैसे आपने रबर पे रख दिया, सनमाइक पे रख दिया, पानी में डुबो दिया, नायलॉन की चटाई पे रख दिया, वो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो सब अब हम दोनों आवेशों को निर्वात से हटा चुके हैं और ऐसे माध्यम में ले आए जहां विद्युत की मात्रा किससे दर्शा दी अपन ने, एफ से। निर्वात में तो विद्युत की मात्रा ये नहीं है ना, ये भी ध्यान रखें, निर्वात में विद्युत की मात्रा मिनिमम है, इससे कम पॉसिबल नहीं है। ये आवेश, ये विद्युतशीलता, या यूं कहते हैं निर्वात में विद्युत की मात्रा न्यूनतम होती है, इससे कम मात्रा संभव नहीं है। तो एक छोटी सी बात, अब बहुत सारे बातें आएंगी, मैं स्लो चल रहा हूं ताकि आप कर। तो सब एप्सिलॉन 0 से कम विद्युतशीलता संभव नहीं है, ये सबसे कम मान है ना। अब आ जाओ, तो हम जिस माध्यम में उसकी विद्युतशीलता कितनी, एप्सिलॉन। अब निर्वात में तो हो नहीं आप, तो अब माध्यम में बल लिखो, एफ माध्यम है ना,
बहुत कंसंट्रेशन से चलना। अब 3 से लिखोगे 1/4 पाई। अब आप एप्सिलॉन नॉट तो लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अब तो आप मीडियम में हो। तो अब आप माध्यम की विद्युतशीलता लिखोगे एप्सिलॉन। निर्वात की तो लिख नहीं सकते क्योंकि अब तो माध्यम में Q1 Q2/r²। तो सब माध्यम में आवेशों के मध्य बल ऐसे नहीं दे सकते। वो तो किसके लिए था? निर्वात के। एप्सिलॉन 0 किसकी विद्युतशीलता की? निर्वात की। लेकिन अब अगर अपन माध्यम में हैं तो माध्यम की विद्युतशीलता लिखेंगे। अब आप ध्यान से समझें, F, अब यहां पर आपको कंपैरिजन करके दिखाया जाएगा। F माध्यम अपॉन F निर्वात। F माध्यम को तो क्या लिखते हैं अपन? 1/4 पाई Q1 Q2/r²। और निर्वात को अपन लिखते हैं 1/4 पाई। इसका तो मान फिक्स भी है, ये तो कैंसिल आउट होगी। ले देकर इधर देखें तो इसको उल्टा करते हैं, थोड़ा सा ये यहाँ पर इसको ऐसा करते हैं, उल्टा कर देते हैं, उससे अपनी कोई जमी जमाई अरेंजमेंट आ जाएगी, है ना? नहीं तो अभी फिर मेरे को उल्टा करके दिखाना पड़ेगा। तो कंपैरिजन को ऐसे कर रहे हैं अपन, है ना? एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम, है ना? चीज तो वही है सब, लेकिन फिर मैं उसको उल्टा करके दिखाता हूँ, सिस्टम में आ जाए तो ज्यादा बेटर, है ना? अब सब ये वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r², और ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन ये Q1 Q2/r²। ये तो कैंसिल आउट हो ही गया, 1/4 पाई भी कट गई, ये एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन 0। अब यहाँ थोड़ा ठहराव है, मैं इस ठहराव को हिंदी में भी लिख देता हूं और समझाने लगता हूं, है ना सर? निर्वात अपॉन F माध्यम, है ना? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन मतलब माध्यम की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन 0 ये हुई निर्वात की विद्युतशीलता, है ना? अब आपसे मैं अगर पूछूं, जैसे छोटे छोटे में 8 4 का कितना गुना है, तो 8 में आप 4 का भाग दोगे और बता दोगे 2 गुना। मैं आपसे कहूं 25 5 का कितना गुना है, तो 25 में आप 5 का भाग दोगे और बोल दोगे 5 गुना। मैं आपसे पूछूं माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की कितना गुना है, तो माध्यम की विद्युतशीलता में आप किसका भाग दे दोगे? निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहां आ जाएगा कितने गुना है, यानी आप जिस माध्यम में आवेश को लेकर गए हो वो माध्यम निर्वात से कितना गुना है। निर्वात का तो आपको पता है ही सही, 8.854 × 10⁻⁻12। इसका 2 गुना है कि इसका 3 गुना है कि इसका 5 गुना है। जितना गुना होगा वो यहां आ जाएगा, है ना? क्लियर? तो आप एक चीज तो छोटे से में समझ लें कि जो अपन लिख रहे हैं ये बताता है कि माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की कितने गुना है। ये तो आप, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं सब, है ना? ये तो आप समझ लें। किसी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की कितने गुना है, इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक कहते हैं, है ना? माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक कहलाता। समान भौतिक राशि का अनुपात है, इसलिए मात्रक तथा विमाहीन भौतिक राशि है। अब अपन उल्टा बोले, जैसे आपसे पूछे
कि साहब पर आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। आपसे कोई पूछे पराविद्युतांक कैपिटल के किससे कहते हैं? तो पराविद्युतांक कुचालक से संबंधित वह अंक है जो बताता है कि वह माध्यम निर्वात की तुलना में कितना गुना है ना? तो सब एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन। अब क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन 0, भाई विद्युतशीलता का ये मान तो सबसे छोटा है, इसका मतलब बाकी जो किसी भी माध्यम की आप विद्युतशीलता बोलेंगे तो निर्वात से तो अधिक ही होगी, है? क्योंकि मैंने वायु लगा रखा है इसलिए बराबर लगा दिया। एक बार के लिए अपन वायु को भूल जावे तो बराबर को हटा दें, मैं अपन वायु से कंफ्यूज क्यों? तो किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता न्यूनतम मान से तो ज्यादा ही होगी, यानी एप्सिलॉन ऑलवेज बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन 0। इसलिए एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1। तो कितना गुना है उसको हम कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युता। आपेक्षिक विद्युतशीलता में तो आप डायरेक्ट बोल देंगे माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। पराविद्युतांक में आप उसको अर्थ समझा दोगे, कोई माध्यम निर्वात की तुलना में कितना गुना है उसे हम पराविद्युतांक कहते हैं। ये विद्युत रोधी यानी कुचालक से संबंधित अंक है, ठीक है ना? तो सब एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन। अब मैं आपको थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए तो मैं अगले पन्ने को जाऊंगा और अगले पन्ने को जाके फिर वापस इधर भी आता रहूंगा ना, मुझे काम है ना। तो अब आप ये समझें, ये एप्सिलॉन आर जो अपन ने किसका लिखा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। पहले थोड़ा सा इस पे फोकस कर ले फिर वापस अपन बात करें। जैसे मान लो मैंने कहा कागज का पराविद्युतांक फॉर एग्जाम्पल सब 4 है, मैंने सब बोला, सपोज है नहीं, सपोज। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे कागज की विद्युतशीलता बताओ, तो पराविद्युतांक कितना, 4। तो कागज की विद्युतशीलता कितनी हुई? तो आप कहोगे कि पराविद्युतांक 4 है तो कागज की विद्युतशीलता कितने गुना हुई निर्वात की? 4 गुना। चलो मैंने कहा ये 2-4 बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत। पानी का पराविद्युतांक 81-80 है, ये तो थोड़ा ओरिजिनल है, लेकिन आप तो बात ये मैंने बोल दिया पराविद्युतांक पानी का 81। तो पानी का की विद्युतशीलता कितनी? तो लिखो पानी का पराविद्युतांक 81, पानी की विद्युतशीलता बटा निर्वात। तो सब पानी की विद्युतशीलता कितनी? निर्वात की 81 गुना, है ना? इसी प्रकार अगर अपन बात करें तो चालक जो है ना, चालक का पराविद्युतांक अनंत होता है। अब चालक में सभी आ गए ना, तो आप ये तो विशेष रूप से याद रखना, चालक में तांबा, लोहा वगैरह वगैरह ये सभी आ जाते हैं ना, क्लियर? तो सब चालक का पराविद्युतांक अनंत होता है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना? तो सब कहने का मतलब, अगर मैं कहता हूं कि सब टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन को चालक है, उसका पराविद्युतांक 5 है, तो आप समझ जाना टेफ्लॉन की विद्युतशीलता निर्वात की 5 गुना है। और सरल करते हैं, मैंने कहा माइका अभ्रक का पराविद्युतांक 10 है, तो आप समझ जाना कि अभ्रक की विद्युतशीलता निर्वात की 10 गुना है। तो अब आप, मेरा ख्याल है इस बात से सहमत हो चुके होंगे कि पराविद्युतांक गुने को बताता है कि जिस माध्यम में आप आवेश को लेके हो वो निर्वात का कितना गुना है ना? ये अपन ने उससे सरलीकरण कर दिया। उसमें एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि सब हमने वायु को निर्वात के समतुल्य इसलिए रखा क्योंकि वायु का पराविद्युतांक कितना है? 1,
अब वायु का प्रावेतांक 1 है तो वायु की विद्युतशीलता कितनी हुई? वायु की विद्युतशीलता किसके बराबर हुई? निर्वात के बराबर। वापस उस पेज पे जाता हूँ तो इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया था? वायु ऑब्लिक निर्वात। और मैं यहाँ क्या लिख रहा था? बराबर। ये बराबर किसके कारण है? वायु के कारण, क्योंकि वायु का विद्युतशीलता किसके बराबर होती है? निर्वात के। वायु को हटा दो, तो वायु को जब आप हटा दोगे तो फिर ये बराबर चिन्ह हट ही जाएगा, फिर तो विद्युतशीलता ऑलवेज ग्रेटर देन निर्वात। तो सबसे कम विद्युतशीलता ये है ना। अब सब में इस सारे रिजल्ट को एक फाइनल शेप दे देता हूँ। ये पेज भी हटा देता हूँ, इसमें मैंने प्रावेतांक समझाने का प्रयास किया। अब देखें आप, इसका मतलब F निर्वात बराबर F माध्यम बराबर एप्सिलॉन R है ना। यानी F माध्यम इज इक्वल टू F निर्वात अपॉन एप्सिलॉन R। अब क्योंकि एप्सिलॉन R ग्रेटर देन 1, इसलिए F माध्यम लेस देन F निर्वात है ना। 2-3 बातें। अगर आपसे कोई पूछता है पराविद्युतांक किससे कहते हैं, है ना, ये ऑब्लिक के भी लिख दूं तो आप कह देना निर्वात में आवेशों के मध्य बल तथा माध्यम में आवेशों के मध्य बल के अनुपात को पराविद्युतांक कहते हैं। लिखा है ना। तो सब पराविद्युतांक की परिभाषा बहुत सारी हो गई, वो अपन नहीं आती। यहाँ पर अपन ने देखा कि एप्सिलॉन R, वायु को छोड़ दें, हमेशा 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब माध्यम में बल निर्वात से छोटा होगा। यानी ऐसे कहते हैं कि आवेशों के मध्य बल का सबसे अधिक मान निर्वात में होता है। दो आवेशों के मध्य बल का सर्वाधिक मान निर्वात में होता है। माध्यम में तो बल के मान घटता है, यानी कम होता है। छोटे से उदाहरण से समझा दें, जैसे दो आवेश हैं Q1 एंड Q2, इनके बीच की दूरी फिक्स कर दी और मान लीजिए निर्वात को 0 से दिखा दूं, इनके बीच बल है 100 न्यूटन। अब बल आवेशों या माध्यम पे निर्भर करता है, वो उसकी पुष्टि करो। मान लीजिए आपने अभ्रक पर रख दिया, तो अब अभ्रक पर रखते ही बल कितना? F अभ्रक, निर्वात में तो कितना था? 100। अभ्रक का पराविद्युतांक, अब पराविद्युतांक तो 1 से अधिक ही होता है। मान लीजिए अभ्रक का पराविद्युतांक 4 है सपोज, तो अभ्रक पर रखते ही बल कितना रह गया? 25 न्यूटन। निर्वात में तो 100 न्यूटन था, पर अभ्रक की प्लेट पर रखते 25। आगे आ जाओ सब, अपन ने दोनों आवेशों को पानी में डुबो दिया। निर्वात में तो बल कितना है? 100। पानी में डुबो दिया तो पानी का पराविद्युतांक कितना है? 80। तो अब बल कितना रह गया? 10/8 है ना। 10/8 का मतलब 5/4, 5/4 का मतलब 1.25। अब देखो आवेशों के मध्य बल कितना रह गया? मात्र 1.25 न्यूटन है ना। अगर मान लो इन दोनों आवेशों को मैंने जैसे कॉपर कहते हैं, तांबे की प्लेट पर रख दिया, निर्वात में तो बल कितना है? 100। अब तांबा तो चालक है, चालक का पराविद्युतांक कितना होता है? अनंत। अब आवेशों के मध्य बल कितना है? 0। तो अब तो आपको साफ साफ दिख चुका होगा कि आवेशों के मध्य बल निर्वात में सबसे ज्यादा होता है और माध्यम में इसका मान कम होता है, और चालक पर आवेशों के मध्य बल 0 हो जाता है। तो ये कूलाम का नियम बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। क्लियर सब? बिल्कुल कंप्लीट। अब मैं आपसे क्या कह रहा था, आपको बस लास्ट में समझाता हूं। आपसे अगर कहा जाता है कि कूलाम का नियम क्या है ना, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, मेरी बात को ध्यान से समझें। कूलाम का नियम आपसे कोई पूछता है
एग्जाम में पूछते हैं कूलाम पर, तो आप सीधे सीधे लिखे। ये जो डेप्थ बताई ये तो अपन कंपटीशन के पर्पज से पढ़ते हैं और अपन उस कोचिंग का हिस्सा है जहां से बच्चे बहुत अधिक इन कंपटीशन में पास आउट होते हैं, तो अपना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक अच्छा बेसिक बच्चों को दिया जाए, है ना। तो सब अगर आप एग्जाम 11वीं 12वीं के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हो तो आप सीधा सीधा बोले कूलाम के अनुसार आवेशों के मध्य बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, फालतू बात नहीं, वो उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस ये 2 लाइन। अर्थात F is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square। आप क्या लिखे ही नहीं, क्या क्यों लिख रहे हैं आप? क्या लिखेंगे तो फिर मेरी तरह एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए निर्वात नहीं, आपसे कोई ने कह दिया निर्वात नहीं है, तो आप कह देना माध्यम है, माध्यम है तो बल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो कूलाम का नियम आपसे कोई पूछता है तो आप 4 लाइन से ज्यादा नहीं बोलेंगे। कूलाम के अनुसार आवेशों के मध्य बल उनके गुणनफल के अनुपाती, वो उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल आप लिख ही रहे हैं, यहां खत्म हो जाएगा। उठा के कोई पूछता है कि साहब निर्वात में लिखा है आपने, तो ठीक है निर्वात में लिखा है। अगर माध्यम होता तो एप्सिलॉन 0 नहीं आएगा, उसकी जगह क्या जाएगा एप्सिलॉन। इन दोनों के मध्य क्या रिलेशन है तो वो आप जानते ही हैं, यानी ये चीज आप जरूर याद रखना, है ना। तो माध्यम की विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के गुणनफल के, ये जरूर याद रखना। तो आपके नियम बोलने में 1 2 3 और ये आपको याद रखना, बस खत्म कूलाम का नियम। हम भी यानी मैं भी अब जब लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा ही नहीं, क्या लिखते ही तो फिर अपने को एक्सप्लेनेशन देना पड़ जाता है कि क्या है वगैरह वगैरह। तो ये तो अपन जान ही गए ना, अपन जान गए कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 इज, इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट द निर्वात की विद्युतशीलता, है ना, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर माध्यम ले रहे हैं तो एप्सिलॉन ये रिप्रेजेंट करता है माध्यम की विद्युतशीलता। इन दोनों के मध्य ये संबंध है, खत्म। ये संबंध अपने को इस चैप्टर में याद रखना ही है, हर जगह याद रखना पड़ेगा, क्लियर। बाकी आपको वो जो मैंने डेप्थ आपको दिखाई थी पूरी लिखी, वो आपके लिए, वो कंपटीशन के लिए, एग्जाम या एकेडमिक के लिए, है ना। तो बच्चों थैंक यू, आज बस इतना ही। फिर कल के लेक्चर में इससे संबंधित अन्य बातें। धन्यवाद।